Hello everyone, welcome to Simran IAS Academy. Today we will do the editorial analysis of an article published in the Indian Express, which is on the facial recognition technology. We will see what the facial recognition technology is, what are its benefits, uses, some of the challenges associated, and how can India proceed to further develop this technology. Okay, so this topic is useful for both UPSC CSC prelims and mains GS paper 3. So for prelims particularly, there can be a question that what are the applications of the facial recognition technology, and the examiner can give three or four statements, one, two, three, and four, and it can ask that what are the applications of the facial recognition technology. Okay, so this can be a question in prelims, and in mains it can ask the significance of this technology and the current prospects in India, and what are the challenges associated, and how can India proceed further, how can India learn from the experiences of other nations who have experience in this technology. So it can be a question in mains also. Okay, so this is the original article which was published in the Indian Express on 27 August. Facial recognition spreads concern over एब्सेंस ऑफ डाटा प्रोटेक्शन लॉ. ओके, सो फेशियल रिकॉग्निशन तो जो है इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा तेज स्पीड से स्प्रेड हो रहा है, पर जो डाटा प्रोटेक्शन जो लॉ है, जिसके लिए कमेटी भी गवर्नमेंट ने बनाई थी रिसेंटली, वो उतनी तेज गति से जो है अभी तक इंडिया के अंदर नहीं आया है. ठीक है, तो ये भी एक इशू है, इस पर भी जो है डेलिब्रेशंस चल रही हैं, और जल्दी ही उम्मीद है कि एक डाटा प्रोटेक्शन लॉ बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है लाया जाएगा. न्यू आईटी जो रूल्स लाए गए हैं वो अपनी जगह ठीक है, पर डाटा प्रोटेक्शन लॉ, एक कॉम्प्रिहेंसिव डाटा प्रोटेक्शन लॉ की भी ज़रूरत है. ठीक है, तो अब देखते हैं कि व्हाट इज फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी. ये टेक्नोलॉजी होती क्या है? इट इज़ अ बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी दैट यूजेस डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द फेस टू आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश एन इंडिविजुअल. ओके, सो जैसे आपने देखा होगा कि ऑफिस के अंदर आजकल क्या होता है कि बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन होता है यूजिंग द थंब. ओके, और उसी का एक ये नेक्स्ट लेवल है कि आपके थंब के जो है थंब को यूज़ ना करते हुए आपके जो फेशियल जो फीचर्स हैं उनको यूज़ करके आपका जो है रिकॉग्निशन किया जाए. जैसे कि आजकल कुछ मोबाइल्स के अंदर भी देखा जाता है कि फेस अनलॉक का सिस्टम आता है, तो वो फेस अनलॉक का सिस्टम भी जो है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बेस्ड है. वो उतना ज़्यादा सिक्योर नहीं होता है जितना जो है होना चाहिए, मतलब कि जितना जो है एक सिक्योर सिस्टम अगर किसी जो है जो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है, जो कोई गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है या कोई ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है, वो जितना सिक्योर सिस्टम जो है फेशियल रिकॉग्निशन का यूज़ करती, उतना ज़्यादा जो है सिक्योर नहीं होता है मोबाइल डिवाइसेस के अंदर. पर हाँ, जो बेसिक उसकी जो आउटलाइन जो टेक्नोलॉजी है वो यही फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बेस्ड है. ठीक है, तो फॉर ओवर ए पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 6 decades इट हैज़ इवॉल्व्ड इन मैनी वेज, from looking at 3D contours of a face to recognizing skin patterns. Okay, so for almost 60 years में जाके ये जो है बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ है. पहले जो है 3D जो कंटूर्स थे फेस के, की जो है फेस के जो फीचर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं अलग अलग लोगों के. कुछ इंडिविजुअल्स का फेस जो है राउंड होता है, कुछ का ओवल होता है, कुछ का जो है थोड़ा हार्ट शेप्ड का होता है. तो वो पहले ये रिकॉग्नाइज करता था इनिशियल टाइम्स में. अब जो है ये और ज़्यादा एडवांस लेवल पर चली गई है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, कि स्किन पैटर्न्स को भी रिकॉग्नाइज करने लगी है अब. ठीक है, तो फेशियल रिकॉग्निशन हैज इवॉल्व्ड इन मेनी वेज फ्रॉम द फर्स्ट कैमरास दैट कुड रिकॉग्नाइज फेसेस इन द मिड 1960s अप टू नाउ. ओके, सो मिड 1960s के अंदर ही ऐसे कैमराज आ गए थे जो हैं जो फेसेस को रिकॉग्नाइज कर सकते थे. पर अब के जो कैमराज हैं वो जिस प्रिसीजन के साथ और जिस एक्यूरेसी के साथ फेसेस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है, बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व्ड है एज कम्पेयर to the initial cameras that were discovered in the mid 1960s. Okay, so it has evolved from looking at 3D contours of a face to recognizing skin patterns. Okay, so as we have discussed earlier, ये 3D contours of face को जो है face के पहले 3D contours को जो है वो एनालाइज करता था, अब जो है ये रिकॉग्नाइज कर लेता है स्किन पैटर्न्स को भी ये टेक्नोलॉजी. ठीक है, अब देख लेते हैं व्हाई इज फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट प्लेस, कि भाई ये टेक्नोलॉजी इसमें ऐसा क्या था, ये टेक्नोलॉजी क्यों जो है डिस्कवर की गई. क्योंकि किसी भी जो है डिस्कवरी के पीछे, किसी भी इन्वेंशन के पीछे एक प्राइम पर्पस होता है, प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है, तभी साइंटिस्ट या फिर तभी जो है
जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं उसके ऊपर जो है काम करते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लगते हैं, पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ऐसे क्या रीजंस थे जिसकी वजह से फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी को पहली जो है तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो द फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड प्राइमरली फॉर टू पर्पसेस as a compare and contrast tool meant for identification based on existing information। जो है जो अभी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पर जो है आइडेंटिफिकेशन करने के लिए और एक कंपेयर और कंट्रास्ट टूल के तौर पर एक्ट करने के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा जो पुलिस जो डिपार्टमेंट्स होते हैं या फिर जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके पास पूरा एक डाटाबेस होता है, ठीक है, क्रिमिनल्स का, और जो सस्पेक्ट्स होते हैं उनका एक पूरा डाटाबेस होता है। तो कोई भी अगर क्राइम होता है या फिर कोई भी ऐसा जो है थ्रेट होता है, इमिनेंट थ्रेट होता है, तो उस केस के अंदर जो है कंपेयर और कंट्रास्ट का जो है यूज करके ये आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी की मदद से ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो सेकंड है टू क्रिएट अ रिपोजिटरी ऑन द बेसिस ऑफ विच द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन कैन बी एनहांस्ड। तो फिर अभी हमने देखा कि जो है जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन थी उसके बेसिस पर वो एक कंपेयर और कंट्रास्ट टूल के तौर पर ये एक्ट करता है फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी। और इसी के साथ साथ जब जो है फेशियल रिकग्निशन हो गया, मान लीजिए किसी एक कोई क्रिमिनल है या फिर कोई एक सस्पेक्ट है, उसका जो है फेस रिकॉग्नाइज कर लिया किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, तो वो उसकी एक जो है रिपोजिटरी बना सकते हैं, उसका एक जो है डाटाबेस बना सकते हैं, जिससे कि जो है आइडेंटिफिकेशन जो है वो एनहेंस हो जाए। और आने वाले टाइम में अगर कोई थ्रेट हो या फिर अगर कोई जो है क्रिमिनल एक्टिविटी हो या फिर कोई जो है कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो, कोई मर्डर हो या फिर कोई भी डकैती हो, थेफ्ट हो, तो उस केस के अंदर वो उस रिपोजिटरी को या फिर उस जो डाटाबेस उन्होंने पहले तैयार किया था क्रिमिनल्स का या सस्पेक्ट्स का, उसका वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर है द टेक्नोलॉजी हैज बिकम कैपेबल ऑफ सॉर्टिंग आउट टाइप्स ऑफ फेसेस विद मशीन लर्निंग। तो अब ये जो टेक्नोलॉजी है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, ये जो है एआई के साथ, एआई और मशीन लर्निंग, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एमएल मशीन लर्निंग के साथ मिलके ये फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी ये कैपेबल हो गई है, ये जो है फेस टाइप्स को भी जो है सॉर्ट कर सकती है। कुछ लोगों का फेस, जैसे हमने बताया था कि जो है अभी हमने बात करी थी कि जो है राउंड शेप का होता है, कुछ का टॉल होता है, कुछ का डायमंड शेप का होता है, तो ये फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी अब टाइप्स ऑफ फेसेस को भी सॉर्ट कर सकती है, बिकॉज ये जो है कंबाइंड हो गई है विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी। ओके, सो दिस डाटा इज मोस्ट ऑफन स्टोर्ड इन अ डाटाबेस। तो ये जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का जो भी डाटा होता है, ये एक डाटाबेस, बहुत ही सिक्योर डाटाबेस के अंदर ये स्टोर किया जाता है, ठीक है, क्योंकि प्राइवेसी भी जरूरी है, ठीक है। फिर डाटाबेस ऑफन रेजेस क्वेश्चंस रिगार्डिंग पर्सनल सिक्योरिटी इवन दो इट हैज बीन डीम्ड एज वन ऑफ द बेस्ट अपकमिंग टेक्नोलॉजीज। ये जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का जो डाटाबेस है, ये जो है ऑफन रेज करते हैं क्वेश्चंस रिगार्डिंग पर्सनल सिक्योरिटी के भी, ठीक है, कि भाई अपनी प्राइवेसी है वो ढंग से जो है सिक्योर हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, ठीक है। इवन दो इट हैज बीन डीम्ड एज वन ऑफ द बेस्ट अपकमिंग टेक्नोलॉजीज, ये जो टेक्नोलॉजी है ये वन ऑफ द बेस्ट अपकमिंग टेक्नोलॉजीज है ना। बहुत ज्यादा इन्वेंशंस अब जो है नहीं होती हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू आज से 200 या 300 साल पहले जिस स्पीड से जो है इन्वेंशन हो रही थी, उस स्पीड से तो इन्वेंशन नहीं हो रही है, मतलब नंबर ऑफ इन्वेंशन उतनी ज्यादा नहीं है। पर आज के टाइम में जो इन्वेंशन हो रही हैं, जो भी डिस्कवरीज हो रही हैं या फिर जो भी नई चीजें, नई टेक्नोलॉजीज सामने आ रही हैं, वो पहले के कंपैरिजन में, आज से 200 साल के पहले के कंपैरिजन की जो टेक्नोलॉजीज थी उनके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, ठीक है। तो ऑल्दो क्वांटिटी ऑफ जो इन्वेंशंस हैं या फिर जो क्वांटिटी ऑफ डिस्कवरीज हैं वो भले ही कम हो गई हो, ठीक है, एज कम्पेयर टू 2 या 3 सेंचुरीज अगो, but the quality of inventions, the quality of discoveries has enhanced a lot, because क्योंकि जो प्रोडक्टिविटी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इन्वेंशंस को करने के लिए, डिस्कवरीज को करने के लिए जो मैन पावर चाहिए, ठीक है, और जो असिस्टिव टेक्नोलॉजीज चाहिए वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो गई हैं, ठीक है। इसीलिए जो है आज की जो टेक्नोलॉजीज हैं वो पहले की टेक्नोलॉजी से कंपेरिजन में क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा एनहांस्ड है, ठीक है। तो फिर देखते हैं हाउ द फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम वर्क्स। ये फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम काम कैसे करता है। द फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम वर्क्स प्राइमरीली बाय कैप्चरिंग द फेस एंड इट्स फीचर्स थ्रू द कैमरा एंड देन यूजिंग वेरियस काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स टू रिकंस्ट्रक्ट दोस फीचर्स। तो ये फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम क्या करता है, ये सबसे पहले तो जो है फेस को जो है कैप्चर करता है, और फेस के जो फीचर्स हैं कि भाई किसी की जो है नाक मोटी है, किसी के जो है लिप्स किसी तरीके से हैं, किसी के चीक्स किसी तरीके से हैं, किसी की जो ये जॉ लाइन है ये एक अलग तरीके से है, तो वो सारे फीचर्स को और उस फेस को जो है वो
कैप्चर करता है कैमरा की मदद से, और फिर जो है अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज करता है उन फीचर्स को और ज्यादा फर्दर डेवलप करने के लिए, और ज्यादा जो है एनहांस करने के लिए। और ये जो है और ऐसे भी चीजें बताता है कि जैसे मान लीजिए एक क्रिमिनल है, उसकी जो है वो क्लीन शेव्ड उसका फेस जो है रिकॉग्नाइज किया है कैमरा ने, तो वो सारे जो है प्रोस्पेक्टिव उसके ऐसे फेशियल फीचर्स बता देगा कि वो आगे आने वाले टाइम में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से बचने के लिए कौन कौन से जो है अपने फेशियल फीचर्स को जो है चेंज कर सकता है, जैसे कि वो बियर्ड ग्रो कर सकता है या फिर वो अपने बाल पूरे जो है शेव कर सकता है, बैल्ड हो सकता है। तो ये सारे फीचर्स भी सॉफ्टवेयर की मदद से और फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी जो उसने फेसेस को कैप्चर किया, उसके फीचर्स को कैप्चर किया है, उसकी मदद से ये सारे जो है मदद जो है चीजें की जा सकती हैं। ठीक है, फिर रहता है कैप्चर्ड फेस अलोंग विद इट्स फीचर्स इज स्टोर्ड इनटू अ डाटाबेस which can be integrated with any kind of software that may be used for security purpose, banking services etc। ठीक है, तो सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए तो हमने देख ही लिया है कि फेसेस और उसके फीचर्स को जो है यूज किया जा सकता है, और इसके साथ साथ जो बैंकिंग जो पर्पसेस हैं, ठीक है, जैसे आधार आइडेंटिफिकेशन हो गया, उसके अंदर भी यूज होता है। आइरिस जो आइडेंटिफिकेशन है वो आधार के अंदर यूज होता है आधार बनते टाइम। ठीक है, और दूसरा अपना जो बैंकिंग जो सर्विसेज है, कोई नया अकाउंट खोलना है और जो है वेरिफिकेशन करना है कि भाई वही बंदा है कि नहीं, तो उसके लिए भी ये यूज हो सकता है। अगर कोई बंदा मान लीजिए एग्जाम देने जा रहा है, ऑनलाइन एग्जाम है, सीबीटी जैसे कि आजकल होते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो उसके अंदर भी फोटो जो है क्लिक की जाती है, वो इसीलिए की जाती है कि फेशियल रिकॉग्निशन उसका जो है किया जा सके। तो उसमें भी जो है वो फेस को रिकॉग्नाइज करता है, कैमरा कैप्चर करता है और फेस के जो फीचर्स हैं उनको जो है कैप्चर करता है, और फिर सॉफ्टवेयर की मदद से और आधार जो डाटाबेस है उसको जो है उसकी मदद से वो इंटरलिंक करके देख लेता है कि भाई ये सेम बंदा वही बंदा है कि नहीं, जो है जिसका आधार कार्ड है और जिसका जो है एडमिट कार्ड है वही जो है इंसान एग्जाम देने आया है या नहीं। ठीक है, तो उसके अंदर भी फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का ही यूज होता है। ठीक है, फिर इन द ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम AFRS, द लार्ज डाटाबेस कंटेनिंग फोटोज एंड वीडियोज ऑफ पीपल्स फेस इज यूज्ड टू मैच एंड आइडेंटिफाई द पर्सन। द ऑटोमेटेड जो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम होता है ना, वो क्या करता है कि वो लार्ज डाटाबेस का यूज करता है जिसके अंदर फोटोज भी होती हैं और वीडियोज भी होती हैं, ठीक है, लोगों के चेहरों की, वो उसका यूज करता है टू मैच एंड आइडेंटिफाई द पर्सन। फिर है इमेज ऑफ एन अनआइडेंटिफाइड पर्सन टेकन फ्रॉम द CCTV footage is compared to the existing database using artificial intelligence technology for pattern finding and matching। तो देखा होगा कि मान लीजिए कोई चोरी हो गई या फिर रेलवे स्टेशन पर कोई ऐसी घटना हो गई, मर्डर या कुछ हो गया, तो उसके अंदर जो CCTV जो फुटेज रिकॉर्ड होती है उसको जो है कैप्चर करके उससे उस सस्पेक्ट के फेस को कैप्चर करके, और जो एग्जिस्टिंग डाटाबेस है क्रिमिनल्स का या सस्पेक्ट्स का, उससे उसको जो है मैच किया जाता है उसके फेस के, उसके फेशियल फीचर्स को, ताकि जो है एक लिंक क्रिएट किया जा सके, एक जो है ब्रिज बनाया जा सके और जो सस्पेक्ट है उसको जो है अरेस्ट किया जा सके या फिर जो है वो पता लगाया जा सके कौन वो इंसान है। ठीक है, फिर है यूजेस ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। अभी हमने देख लिया क्या क्या यूजेस होते हैं, एक बार इसको थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। इट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन पर्पसेस विद अ सक्सेस रेट ऑफ ऑलमोस्ट 75%। तो वही देख लिया हमने कि आइडेंटिफिकेशन करने के लिए भी यूज होता है, जैसे CCTV से अनआइडेंटिफाइड अगर सस्पेक्ट की फोटो है तो उसकी मदद से, और ऑथेंटिकेशन पर्पसेस के लिए भी यूज होता है बैंकिंग पर्पस के अंदर, या फिर आधार के अंदर आइरिस का भी जो यूज होता है उसके लिए। फिर फॉर इंस्टेंस द NCRB's क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स CCTNS मैनेजिंग क्राइम डाटा फॉर पुलिस uses automated facial recognition to identify criminals, missing people and identify dead bodies as well as for crime prevention। तो जो NCRB का क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स है, ये मैनेज करता है क्राइम डाटा फॉर पुलिस, वो यूज करता है क्या, ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम AFRS का, टू आइडेंटिफाई क्रिमिनल्स, मिसिंग पीपल एंड अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज एज वेल एज फॉर क्राइम प्रिवेंशन। The project is aimed at being compatible with other biometrics such as iris and fingerprints। तो जो CCTNS है NCRB का, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो CCTNS है, ये जो है compatible है with other biometrics also such as iris जो कि आधार के अंदर भी यूज होता है, ठीक है, and fingerprints जो कि आधार के अंदर भी यूज होता है। ठीक है, फिर है इंटीग्रेशन of fingerprint database, face recognition software and iris scans will massively boost the police department's crime investigation capabilities। तो हमने ये देख ही लिया है कि जितना ज़्यादा जो है इंटीग्रेशन होगा फिंगरप्रिंट डाटाबेस का, फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का और आइरिस स्कैन्स का, उतना ही ज़्यादा जो है बूस्ट होगा पुलिस डिपार्टमेंट का जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन जो कैपेबिलिटीज़ हैं।
ठीक है, उतनी ज़्यादा ही बूस्ट होंगी। कैन बी यूज्ड एज ए फोर्स मल्टीप्लायर इन इंडिया वेयर देयर आर जस्ट 144 कांस्टेबल्स पर 1 लाख सिटीजन्स। तो ये जो है फोर्स मल्टीप्लायर का भी काम कर सकता है, ठीक है। एएफआरएस की मदद से जो है कम कांस्टेबल्स या फिर कम पुलिस पर्सनल की मदद से भी जो है क्राइम जो रेट्स हैं उनको रिड्यूस किया जा सकता है। फिर है यूजेस ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, इट नाइदर रिक्वायर्स टू मच मैन पावर नॉर रेगुलर अपग्रेडेशन। दिस सिस्टम डजंट रिक्वायर a large number of मैन पावर और रेगुलर अपग्रेडेशन, ठीक है। एक बार ये जो है मैन पावर अपॉइंट हो गई या फिर एक बार जो है अपग्रेडेशन हो गया तो काफी लंबे टाइम तक वो चलता है, ठीक है। हेंस दिस टेक्नोलॉजी कपल्ड विद द प्रेजेंट मैन पावर इन प्लेस कैन एक्ट एज अ गेम चेंजर। It is increasingly being used for everything from unlocking of mobile phones to validating the identity, from auto tagging of digital photos to finding missing persons, and from targeted advertising to law enforcement। तो यहाँ से जो है प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि ये AFR जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है FRT, इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। यहाँ से इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। फिर बेनिफिट्स ऑफ FRT देख लेते हैं। बेनिफिट्स ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, इट इम्प्रूव्स द आउटकम्स इन द एरिया ऑफ क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन। जो क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन है उसके अंदर आउटकम्स को इम्प्रूव करता है। इजी आइडेंटिफिकेशन अमंगस्ट क्राउड्स, ठीक है। बूस्ट द पुलिस डिपार्टमेंट्स इन क्राइम इन्वेस्टिगेशन कैपेबिलिटीज। तो ये सब जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीजें हैं, इसमें बस आप ये देखते जाइएगा, ठीक है। ये फॉर्डर मटेरियल है, अगर मेंस में इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आ गया तो आप इन सब चीजों को यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर हेल्प्स सिविलियन वेरिफिकेशन व्हेन नीडेड, नो वन विल बी एबल टू गेट अवे विद अ फेक आईडी। फिर चैलेंजेस देख लेते हैं, चैलेंजेस एसोसिएटेड विद FRT, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी के कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते ही हैं, ठीक है। फिर वेरी हाई इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट, ठीक है। हमने ये देखा था कि इसको जो है बार बार अपग्रेड नहीं करना पड़ता, पर एक बारी जब इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना पड़ता है इनिशियल तौर पर तो उसकी कॉस्ट जो है काफी ज्यादा हाई है अभी भी, ठीक है। एज द साइज ऑफ स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रीमली लार्ज एंड रिक्वायर्स ह्यूज नेटवर्क एंड डाटा स्टोरेज फैसिलिटीज विच आर करेंटली नॉट अवेलेबल इन इंडिया ऑन एन इंडिजिनियस बेसिस, ठीक है। इंडिया को दूसरे कंट्रीज से ये सारी जो टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज होती हैं, है ना, जो फैसिलिटीज इसके अंदर यूज होती हैं उनको इंपोर्ट करना पड़ता है दूसरे कंट्रीज से, ठीक है। करेंटली टू स्टोर द गवर्नमेंट्स डाटा फ्रॉम द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC एंड अदर एजेंसीज, जो इंटरनेशनल क्लाउड सर्वर्स हैं उनका यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। जो NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर या फिर दूसरी एजेंसीज का जो भी डाटा है उसको स्टोर करने के लिए अभी इंटरनेशनल सर्वर्स, इंटरनेशनल क्लाउड सर्वर्स का यूज़ करना पड़ता है अभी, ठीक है। फिर इशू ऑफ इमेज कलेक्शन, द सोर्सेज फ्रॉम विच इमेजेस विल बी कलेक्टेड टू क्रिएट अ रिपोजिटरी डाटाबेस नीड्स टू बी नोन, वरना फिर प्राइवेसी के इश्यूज भी हो सकते हैं, सिक्योरिटी के थ्रेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी ऑफ द डाटाबेस नीड्स टू बी मेंटेन्ड इन today's world of cyber crime. There is a dire need to put appropriate safeguards to ensure the integrity of the repository database so that it doesn't leak out the information and is not privatized or monetized। भाई ऐसा ना हो कि भाई इंफॉर्मेशन जो है वो प्राइवेटाइज हो जाए या मोनेटाइज हो जाए, ठीक है, या फिर उसका गलत तरीके से यूज हो जाए। तो ये भी इंश्योर करने की जरूरत है कि भाई हम फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को तो डेवलप कर रहे हैं पर साथ ही साथ उसके अंदर जो भी जो डाटा है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो जो है सिक्योर्ड रहे और वो जो है प्राइवेसी और जो सिक्योरिटी है वो मेंटेन रहे, ठीक है, इंडिविजुअल्स की। और वो डाटा जो है ना ही प्राइवेटाइज हो, ना ही मोनेटाइज हो और ना ही वो किसी जो है सिक्योरिटी थ्रेट या फिर ऐसे किसी गलत तरीके के लिए वो यूज हो, ठीक है। ऑल्सो इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक एक्सेसिबिलिटी इंटरेस्ट नीड टू बी प्रॉपर्ली एड्रेस्ड, ठीक है। जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एक्सेसिबिलिटी के जो इंटरेस्ट हैं उनको भी जो है प्रॉपर्ली एड्रेस करने की जरूरत है। फिर हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज इज रिक्वायर्ड, इसके अंदर जो है एक्सपर्टाइज वो है बहुत ज़्यादा तौर पर चाहिए। द कलेक्टेड डाटा फ्रॉम सोशल मीडिया प्रोफाइल्स वेयर एनीबडी कैन पुट एनीबडीज इमेज पुट्स टू रिस्क द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डाटा। Hence, experts are needed to verify such details before storing them, who should be provided proper training to protect and avoid abuse and misuse of the collected data and database। अगर जो है सही से उनको जो है ट्रेनिंग नहीं देंगे पर्सनल को तो उससे जो है उस डाटाबेस का जो है मिसयूज हो सकता है और गलत तरीके से भी उसका यूज हो सकता है, ठीक है। इसलिए प्रॉपर ट्रेनिंग देने की भी जरूरत है। फिर रिलायबिलिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द कलेक्टेड डाटा नीड्स टू बी एंश्योर्ड, जो रिलायबिलिटी है और ऑथेंटिसिटी है कलेक्टेड डाटा की उसको भी इंश्योर करने की जरूरत है।
फिर है चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। तो ये थोड़ा सा और देख लेते हैं। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड बिकॉज राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट एज डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन केस पुट्टा स्वामी केस। तो इस पर मेन से भी क्वेश्चन आया था और प्रीलिम्स से भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई राइट टू प्राइवेसी कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो है डिक्लेयर करी थी की फंडामेंटल राइट है। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ डाटा प्रोटेक्शन लॉज इंडियन सिटीजन्स बिकम मोर vulnerable to privacy abuses as it is a sensitive data. It has tremendous potential of being misused. Hence the constitutional mandate of right to privacy needs to be safeguarded along with the nature of technology addressing the fears of invasion and surveillance। फिर है वे फॉरवर्ड देख लेते हैं। The use of compare and contrast tool meant for identification based on existing information needs to be enhanced। जो compare और contrast tool का जो use है which is meant for identification based on existing information that needs to be enhanced, promoted with proper safeguards. This technology is much needed for India. Having the biggest IT workforce in the world, the state-of-the-art technology can act as a game changer for India. The notion that sophisticated technology means greater efficiency needs to be critically analyzed। ठीक है भाई कि जो है सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी की से जो है अपने आप ऑटोमेटिकली ही ग्रेटर एफिशिएंसी आ जाएगी, इसको भी क्रिटिकली एनालाइज करने की जरूरत है। फिर है वे फॉरवर्ड डेलिब्रेटिव approach will benefit Indian law enforcement agencies as police departments around the world are currently learning that the technology is not as useful in the practice as it seems in theory। तो भाई deliberative approach रखने की जरूरत है, इसीलिए तो proper training must be given to the personnel to understand and interpret the data to be able to handle it and ensure its security has to be worked upon। The government would have to bring in regulations to control the collection, storage and utilization of the data by private companies। The facial recognition technology must be customized according to the purpose and the manner of utilization by India। ठीक है, तो एक तो भाई अपने को प्राइवेट कंपनीज का जो डाटा यूज करती हैं उसको भी रेगुलेशंस लाने की जरूरत है टू कंट्रोल द कलेक्शन, स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दिस डाटा बाय द प्राइवेट कंपनीज। और दूसरा जो एफआरटी है it must be customized according to the purpose and manner of utilization by India। ठीक है, the technology must be implemented on a small scale with a focus on the sensitive areas initially। पहले भाई सेंसिटिव एरियाज के लिए जो है इसको यूज किया जाना चाहिए सिक्योरिटी पर्पजेज के लिए, है ना, और अपनी जो है सिक्योरिटी एजेंसीज एक्सेट्रा के लिए। फिर उसके बाद उसको स्केल पर इम्प्लीमेंट करने का सोचना चाहिए इंडिया को। इंडिया शुड इनिशिएट द एडॉप्शन ऑफ द टेक्नोलॉजी विद टारगेटेड इम्प्लीमेंटेशन, check whether it can handle a controlled flow of population, run multiple tests on its ability to identify and its errors before extending the scope of the technology to other sectors। ठीक है, अदर दूसरे सेक्टर्स पर इसके स्कोप को एक्सटेंड करने के लिए पहले हमें स्मॉल स्केल के ऊपर सिक्योरिटी, जैसे कि सिक्योरिटी जो इश्यूज हो गए या फिर नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हो गए, क्राइम प्रिवेंशन हो गया, केवल उन्हीं के अंदर इसको अभी यूज करना चाहिए। और जब वहाँ पे हमें सक्सेस मिल जाए तब इसको लार्ज स्केल पर, तब इसको दूसरे सेक्टर्स के अंदर इम्प्लीमेंट करने का हमें जो है सोचना चाहिए। इंडिया मस्ट प्रिपेयर a proper roadmap while keeping in mind that there will be both advantages and disadvantages to the implementation of the technology and must analyze if the advantages outweigh the disadvantages। तो हमें जो है ये ध्यान में रखना है कि इस टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस भी होंगे और डिसएडवांटेजेस भी होंगे, और हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जो एडवांटेजेस हैं वो हमेशा जो है आउटवे करें डिसएडवांटेजेस को, तभी जो है फायदा है कि तब हम उसके ऊपर जो है इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव अपने जो वर्कफोर्स है उसको लगा रहे हैं, अपना इतना ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, तभी वो फायदा है। अगर कि जो इसके एडवांटेजेस हैं किसी एक टेक्नोलॉजी के वो उसके डिसएडवांटेजेस से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये भी इंडिया को इंश्योर करने की ज़रूरत है। So we hope that all your doubts regarding the facial recognition technology will be solved after watching this video, and you will be able to handle all types of questions which are asked in both the UPSC CSC prelims and mains from this topic। And for further enhancing your knowledge and further enhancing the depth of knowledge of various topics and to understand the topics in a very innovative and easy to understand manner which are rather difficult
to be understood from the standard sources, you can refer to the Learn by Maps initiative of the Simran IAS Academy, in which they use the various flow charts, tables, infographics, pictures, and a very innovative, in a very innovative approach, innovative way, to make the difficult topics very easy to understand for the students. You can contact the Simran IAS Academy to get a PDF, sample PDF of the Learn by Maps notes, and if you like them, you can contact them for getting the notes of various subjects. Thank you so much for watching the lesson.